Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th February 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about freebies versus welfare. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो फ्रीबीज को लेकर के क्यों चर्चा हाल फिलहाल में हो रही है, उसके पीछे कारण है रिसेंटली कंक्लूडेड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। वहाँ पे जो मौजूदा पार्टी अभी तक पावर में थी, आम आदमी पार्टी, उसके ऊपर बार बार एलिगेशंस लगते रहे कि वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रीबीज देते हैं। इसके लिए एक दूसरा शब्द भी इस्तेमाल होता है, रेवरी। हम लोग आगे देखेंगे रेवरी और फ्रीबीज क्या हैं। तो उनके ऊपर बार बार ये एलिगेशंस लगते रहे कि वो फ्रीबीज देते हैं, रेवरी देते हैं, दिल्ली को मुफ्तखोर बना दिया है। बट साथ ही साथ उनके जो सपोर्टर्स हैं, ये तो ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं आम आदमी पार्टी के कि उन्होंने दिल्ली को मुफ्तखोर बना दिया है, रेवरी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। बट जो उनके सपोर्टर्स हैं या इवन जो उनके खुद के लीडर अरविंद केजरीवाल जी, उनका कहना है कि दीज आर नॉट फ्रीबीज, दीज आर रादर वेलफेयर इनिशिएटिव्स इन ऑर्डर टू एम्पावर द पुअर मासेस। तो ये एक बड़ा ही नुआंस्ड टॉपिक है कि फ्रीबीज, किस एक्टिविटी को फ्रीबीज कहा जाए, सरकार के किस इनिशिएटिव को वेलफेयर कहा जाए। इसको लेकर के डिबेट हमेशा चलता ही रहता है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रीबीज है क्या। देखिए, फ्रीबीज तमाम वो जो शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट मेजर्स मतलब वो तमाम तरीके जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनाती हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल जाए, चाहे उसके लिए सरकारी खजाने का जो पैसा है वो वेस्ट ही क्यों ना हो। इनएफिशिएंट तरीके से लॉन्ग टर्म में जो काम ना आने वाली चीज़ें हैं उस पे खर्च करना, जैसे लोगों को टीवी बांट दिया, लोगों को मोबाइल फ़ोन बांट दिया। तो ये सब तमाम एक्टिविटीज़। अब ये भी तो डिबेटेबल चीज़ है ना, जो पार्टी कहेगी कि टीवी मैंने इसलिए बांटा है ताकि लोगों का अवेयरनेस बढ़े, वो समाचार देखें। मोबाइल फ़ोन हमने इसलिए बांटा है ताकि डिजिटल कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो। सो दिस इज़ ऑलवेज ए डिबेटेबल थिंग कि क्या इसको फ्रीबीज़ कहा जाए कि वेलफेयर कहा जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से डिफाइन करने की कोशिश की कि फ्रीबीज आर ए पब्लिक वेलफेयर मेजर्स दैट आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज फॉर पॉलिटिकल गेन्स। तो जैसे ही ये लग जाता है तो उसको एक प्रॉपर जेन्युइन वेलफेयर मेजर्स नहीं कह सकते। लेकिन अभी भी देर इज नो क्लियर कट ऑब्जेक्टिव डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रीबीज एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब फ्रीबीज के लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है, रेवरी कल्चर। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2022 में उत्तर प्रदेश में एक जगह भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि दिस रेवरी कल्चर इज टेकिंग आवर कंट्री इनटू एरा ऑफ डार्कनेस। रेवरी एक तरीके की मिठाई होती है जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बहुत पॉपुलर है। तो रेवरी कल्चर से उनका मतलब था कि लोगों को इस तरीके की मुफ्त की चीज़ें बांटो और वोट पाओ, से मिठाई खिलाओ वोट पाओ, ऐसी बातें हैं। रेवरी कल्चर मतलब उनको इस तरह के सॉप्स दो, रेवरीज बांटो वोट पाओ। दिस रेवरी कल्चर मतलब फ्रीबीज कल्चर, पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, दिस इज टेकिंग इंडिया इनटू द एरा ऑफ डार्कनेस बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज आर स्पेंडिंग मनी वेयर दे शुड नॉट बी। वो लोग ऐसे जगह खर्च कर रहे हैं जहां उनको नहीं करना चाहिए और ऐसे जगह नहीं कर रहे हैं जहां उनको करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? स्किल डेवलपमेंट पे खर्च करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च करना चाहिए, वहां वो खर्च नहीं कर रहे हैं। आई जस्ट होप कि जिन स्टूडेंट्स को मैं इकोनॉमिक्स क्लास में पढ़ा चुका हूँ फाउंडेशन क्लास में, नाउ दे आर एबल टू रिलेट दिस आइडिया with respect to the concept of FRBM Act that we have already discussed in the class. इसी इशू को एड्रेस करने के लिए FRBM एक्ट लाया गया था पहली बार साल 2003 में, जब लक्ष्य रखा गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कट डाउन करके हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे बाय 2008 एंड ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट आल्सो विल बी ब्रॉट डाउन टू 3% ऑफ द जीडीपी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कट डाउन करने की क्यों बात की गई? क्योंकि ज़्यादातर जो फ्रीबीज में खर्च होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है और इस कारण से ओवरऑल डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता जाता है। फिर सरकार को और ज़्यादा बोरोइंग करनी पड़ती है एंड इट लीड्स टू ए काइंड ऑफ विसियस फाइनेंशियल साइकिल फॉर द गवर्नमेंट। तो रेवरी कल्चर के इसी इशू के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इट इज टेकिंग आवर कंट्री इनटू द एरा ऑफ डार्कनेस।
क्या प्रॉब्लम है रेवरी कल्चर से या फ्रीबीज से? इट इज़ ऑफ कोर्स इकोनॉमिक बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। सरकारी खजाने का पैसा ऐसी चीज़ों में खर्च हो रहा है जिससे कोई लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल असेट्स नहीं क्रिएट हो रहा। इट इज़ अनसस्टेनेबल ऑल्सो। आप रेवरी बांट रहे हैं, यानी कि आप पॉपुलिस्ट मेजर्स ले रहे हैं और लोगों को ऐसी चीज़ें बांट रहे हैं जिससे लॉन्ग टर्म में कुछ गेन नहीं होने वाला। जैसे सब्सिडी दे दिया फर्टिलाइज़र पे बहुत ज़्यादा, और भी ऐसी चीज़ें वोट पाने के लिए आपने टीवी बांट दिए, रेडियो बांट दिए, साइकिल बांट दिया, स्कूटी बांट दिया। तो इससे होगा क्या कि सरकारी खजाने पे जब इतना दबाव पड़ेगा और ऐसा कुछ भी आपने क्रिएट नहीं किया जिससे सरकार की इनकम में ऑगमेंटेशन हो फ्यूचर में इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस एंड ऑल, कि आपने कैपेसिटी बिल्डिंग पे तो काम किया नहीं। वहीं अगर आपने स्किल डेवलपमेंट पे काम किया होता तो लोगों को भविष्य में ज़्यादा रोजगार के मौके मिलते। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम किया होता तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होती। तो इससे सरकार को फ्यूचर में और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन में मदद मिलती है, एंड दैट वुड मेक दिस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर सस्टेनेबल। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर करते तो सस्टेनेबल होता। अगर फ्रीबीज पे बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इट विल बिकम अनसस्टेनेबल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे 2016 का उसने कॉन्सेप्ट दिया था बाउंटीज टू वेल ऑफ। देखिए, बहुत बार जो फ्रीबीज होते हैं ये अल्टीमेटली सरकारी खजानों से पैसे निकल करके ऐसे लोगों के हाथ में चले जाते हैं हु आर रिलेटिवली वेल ऑफ इन द सोसाइटी। लैपटॉप आप बांट रहे हैं, तो लैपटॉप बांट रहे हैं तो फ्री में, अगर तो उसी को मिल रहा है ना जिसको लैपटॉप चलाना आता है, यूज करना आता है। तो कहीं ना कहीं वो इंसान ऑलरेडी वेल ऑफ है समाज में, आप उसको और ज्यादा रिसोर्स उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, and it can be considered as overall irresponsible budgetary management. In order to address this, फिर एफआरबीएम एक्ट लाया गया था। एक फ्रीबीज के लाइन में ही लोग जोर करके देख रहे हैं द डिमांड बाय सेवरल स्टेट्स टू रिटर्न टू ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जिसका टेक्निकल नाम था पे एज यू गो स्कीम, उसके अंतर्गत पेंशन देती थी सरकार, तो सीधा सीधा सरकारी खजाने से वो पैसा आता था। उसके जगह पे सरकार लेकर के आई न्यू पेंशन स्कीम, उसको लेकर के इतना विरोध हुआ। फिर उसके जगह पे फिर यूपीएस लेकर के आई। तो कहीं ना कहीं लोगों की तो टेंडेंसी होती ही है कि दे वांट एवरीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दैट टू कंप्लीटली इन फ्री मैनर, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, लोन नहीं, सीधा सीधा हमें सब्सिडी दे दो, पैसा दे दो। बट वो कितना सस्टेनेबल है सरकारों को वो भी देखना होगा। बट सरकारें क्या है, बहुत बार लोगों को, क्योंकि हमारे देश के अंदर तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो रेगुलर इलेक्शन होता है, वन मैन वन वोट का कॉन्सेप्ट है। तो जिसके पास भी वोट है, अब उसको तो सरकार खुश करना चाहेगी, और आम जनता को लगता है कि सरकार हमें जितना फ्री में चीज़ें देते रहे उतना अच्छा काम कर रही है सरकार। एंड दैट इज द रीजन वाई गवर्नमेंट्स एंड पीपल हु आर रनिंग द गवर्नमेंट, डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग कि व्हाट is a disciplined fiscal planning, they intend not to cut down on revenue expenditure, and that can be considered as irresponsible budgetary management. लेकिन इस तमाम चीज़ों के डिस्कशन के बाद अंत में बात वही आ जाती है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश फ्रीबीज फ्रॉम वेलफेयर स्कीम। आखिर फ्रीबीज खराब है मान लिया, तो क्या सारे फ्रीबीज को काट दिया जाए, यानी कि तमाम सब्सिडी एजुकेशन को लेकर के या फर्टिलाइजर में सब्सिडी को लेकर के सबको बंद कर दिया जाए? ये भी प्रॉब्लम है, बिकॉज अब अरुणोदय स्कीम के अंतर्गत जो सरकार 1250 रुपए देती है असम के अंदर, क्या वो फ्रीबीज है या वेलफेयर स्कीम है? हाउ डू वी नो दैट? दैट इज द प्रॉब्लम, कि देर इज नो क्लियर ऑब्जेक्टिव डिस्टिंक्शन। क्रिटिक्स जो हैं वो वेलफेयर स्कीम्स को कहते हैं फ्रीबीज हैं। दे कॉल इट ब्राइब टू द वोटर्स, की ये तो ब्राइब दे करके सरकार वोट पा रही है। And it is in fact impinging, limiting the informed decision making। आप जनता के लिए सच में अच्छा काम कीजिए, ये नहीं कि उसको फ्री की चीजें बांट करके उससे वोट कलेक्ट कर रहे हैं। अदर दिस कैन बी कंसिडर्ड एज ब्राइब टू द वोटर्स। लेकिन सपोर्टर्स कह रहे हैं कि दिस इज नॉट फ्रीबीज, रादर दीज आर टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम्स। वही बात है अरविंद केजरीवाल का आर्ग्यूमेंट, कह रहे ये तो वेलफेयर प्रोग्राम है, दिल्ली को अगर हम पानी फ्री में दे रहे हैं, बिजली फ्री में दे रहे हैं, तो इसलिए दे रहे हैं कि लोगों को पैसा कम खर्च करना पड़े इन बेसिक जरूरत की चीज़ों पर, फिर भी ये सुविधाएं उनको मिलें, ताकि लोग अपने जीवन में एक्सेल कर पाएं, अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। अब फॉर एग्जाम्पल फ्री ट्रांसपोर्ट की ही बात कर लें, तो कुछ लोग कहेंगे कि इट इज़ वेस्टफुल सब्सिडी, लोगों से क्यों नहीं पैसा लेना चाहिए, सरकार क्यों फ्री में ट्रांसपोर्ट दे, अगर लोग सब पिज़्ज़ा खा सकते हैं 500 रुपए का,
तो बस का भाड़ा भी दे सकते हैं। बट सम पीपल से इट इज़ नेसेसिटी, बिकॉज अगर हम फ्री में ट्रांसपोर्ट देंगे तब तो जाकर के लोग ज़्यादा ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को पिक कर पाएंगे। इट विल स्पेशली हेल्प वीमेन। सो हाउ डू वी ड्रॉ लाइन? ये आर्टिकल इसी डायरेक्शन में अच्छा है। इस आर्टिकल ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि वेलफेयर स्कीम और फ्रीबीज के बीच में क्या अंतर होना चाहिए। तो वेलफेयर स्कीम्स वो होने चाहिए विच अल्टीमेटली एम्स एट इन्हेंसिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज। फॉर एग्जांपल समग्र शिक्षा अभियान, जिसके अंतर्गत बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, 6 से 14 साल के स्कूल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है। तो इसको कहा जाना चाहिए वेलफेयर स्कीम्स। और तमाम वो चीज़ें, इनिशिएटिव जो लोगों की डिपेंडेंसी क्रिएट करती है सरकार के ऊपर, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सरकार के ऊपर और ज़्यादा डिपेंडेंट हुए जा रहे हैं, तो उन तमाम इनिशिएटिव को कहा जाना चाहिए फ्रीबीज। दैट इज एटलीस्ट वन a good attempt to give distinction between welfare schemes and freebies. Welfare schemes enhance human capabilities, freebies creating dependency. For example, मिड डे मील जो है वो एजुकेशन और न्यूट्रिशन में सपोर्ट करता है बच्चों के, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज वेलफेयर। जबकि फ्री टीवी सेट्स शुड बी कंसिडर्ड एज फ्रीबीज। अननेसेसरी सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, एंड इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग डिपेंडेंसी ऑफ द पीपल। इसी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब ने भी सजेस्ट किया था सरकार को कि वो एक कमिटी बनाए इन ऑर्डर टू गिव अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रीबीज एंड वेलफेयर स्कीम्स। अभी तक कोई ऑब्जेक्टिव डिस्टिंक्शन डेवलप नहीं किया जा सका है बिटवीन फ्रीबीज एंड वेलफेयर स्कीम्स। बट इस डायरेक्शन में लगातार प्रश्न आ रहे हैं, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, और जीएस पेपर 2 में भी आएगा, इंडियन पॉलिटी में। क्योंकि कहीं ना कहीं ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इम्पिंज कर रहा है, लिमिट कर रहा है। जो पार्टी पावर में होती है, उनकी सरकार होती है, वो सरकारी खजानों से लोगों के लिए फ्रीबीज लाला करके अपने वोट को कलेक्ट करने के लिए काम करते, तो कहीं ना कहीं वो सरकारी खजानों से ही लोगों को, वोटर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड इट इज समवेयर हैम्परिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज लीडिंग टू वेस्टफुल रिसोर्सेस। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे सिंपल सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रीबीज बाय पॉलिटिकल पार्टीज टू द वोटर्स। थोड़ा सा हिंट्स भी मैंने दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रेलवे बजट। दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, रेलवे बजट की थोड़ी सी हिस्ट्री बात कर लेते हैं। इट वाज प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1924। तो फर्स्ट रेलवे बजट आप कह सकते हैं, इट वाज प्रेजेंटेड इन 1924। फर्स्ट रेलवे बजट इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली बार 1924 में रेलवे का बजट यूनियन बजट से अलग करके ब्रिटिश इंडिया के टाइम में रखा गया। क्योंकि रेलवे itself developed into a kind of very complex and big mode of transportation, तो considering its size 1924 में फर्स्ट टाइम a separate बजट फॉर रेलवे, या जिसको हम लोग रेलवे बजट कहते हैं, वो रखा गया। और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा। तो अब नहीं है, लेकिन 2017 तक कैसा था कि यूनियन बजट अलग रखा जाता था और रेलवे बजट अलग रखा जाता था। द सेपरेट बजट अलाउड की फोकस्ड प्लानिंग हो सके रेलवेज के लिए, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंशन को लेकर के। बट 2017 से द रेलवे बजट was merged with जनरल बजट। दिस मर्जर was डन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नीति आयोग। तो आज के टाइम में अलग से कोई रेलवे बजट नहीं होता है, वही यूनियन बजट में ही रेलवे के लिए अगर कुछ अनाउंसमेंट्स करने होते हैं तो की जाती है। रीजन बिहाइंड मर्जर, क्यों मर्जर किया गया? तो देखिए, रेलवे फाइनेंसेस एनीवे आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडीज, तो उसको अलग से देने का कोई सेंस नहीं था। रेलवे आखिर भारत सरकार के का ही एक हिस्सा है, ये आर्ग्यूमेंट रखा गया। साथ ही साथ रेलवे बजट अलग से अनाउंसमेंट करने के कारण होता क्या था कि इस पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता था। एक सीरीज तो आई है ना, वो पंचायत, जिसमें वो एमएलए जो है वो कहता, अपने लोगों को भेजता है कि जा करके रुक था, धरना दो रेलवे ट्रैक पे कि यहाँ पे, हमारे यहाँ भी ट्रेनें रुकनी चाहिए। रेलवेज का बड़ा पॉलिटिसाइजेशन होता है, हर छोटे छोटे कस्बे में लोग धरना देने बैठ जाते हैं कि हमारे यहाँ भी सारी ट्रेनें रुकें। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रेलवे। और फिर लोगों को खुश करने के लिए
फिर अलग अलग छोटे छोटे स्टेशन पे भी हर जगह बड़ी फास्ट ट्रेनों को भी रोका जाता था, और जिस कारण से फिर रेलवे का जो टाइम टेबल मैनेज कर पाना कठिन हो जाता था, सारी ट्रेनें लेट चला करती थी। तो अलग से रेलवे बजट रखने से ये समस्याएं ज़्यादा होती थीं। सरकार से प्रश्न पूछा जाता, सरकार अब अलग से बजट रख रहे हो पार्लियामेंट के सामने, तो लोग पूछते थे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये ट्रेन क्यों नहीं रुकती, वो क्यों नहीं रुकती। तो फिर अलग अलग ये सब इंसेंटिव्स भी ला देती थी सरकार कि हाँ आपके यहाँ रुकेगी। अब ये सब नहीं करना पड़ता, कम से कम साथ में मर्ज होकर के एक साथ रेलवे बजट पास हो जाता है यूनियन बजट के साथ ही, तो इस पे अलग से चर्चा नहीं होती है। साथ ही साथ रेलवे को अगर प्रॉफिट होता है तो इट पेज डिविडेंड टू द गवर्नमेंट। सो रेलवे का बजट और यूनियन बजट यानी कि सरकारी बजट, सरकार सब्सिडी देती है रेलवे को, रेलवे को फायदा होता है तो वो डिविडेंड देता है सरकार को, तो दोनों के बजट आपस में लिंक्ड हैं। एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का रिसीट है एंड वाइस वर्सा। तो दैट इज वाई दे शुड नॉट बी सेपरेटेड, दैट वाज द आइडिया गिवन बाय नीति आयोग। अब इस कारण से क्या फायदे हैं, तो मर्ज बजट के मर्जर के बाद से अब बजट प्लानिंग जो है रेलवे की काफ़ी, आप कह सकते हैं, सिंक तरीके से होती है। पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोगों को खुश करने वाली अनाउंसमेंट्स, जिससे रेलवे को अल्टीमेटली टाइम टेबल मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी अब फोकस कर सकती है सरकार यूनियन बजट में ही। रोडवेज के लिए अलग अनाउंसमेंट, रेलवे के लिए अलग अनाउंसमेंट, तो उससे कैसा है कि ओवरऑल एक स्ट्रक्चर तरीके से रेलवे बजट का अनाउंसमेंट हो जाता है। तो मर्जर से फायदा हुआ है। बट एक बात और समस्या आ रही है सामने कि रेलवे का एग्जैक्टली फिजिकल या इकोनॉमिक हेल्थ कैसा चल रहा है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसा चल रहा है, वो समझ नहीं आता है जब हम लोग रेलवे बजट और यूनियन बजट को अब मर्ज कर दिया है तब से। क्योंकि आप देखिए रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो बहुत हाई हो गया, इट वेंट अप टू 100%, बट किसी ने इस पे ध्यान भी नहीं दिया। इस साल के भी बजट में देखिए ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है। ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है, इट रिप्रेजेंट्स कि 100 रुपया कमाने के लिए रेलवे कितने रुपया खर्च करती है इन रेवेन्यू मैनर। तो इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 102, दैट सिंपली मीन्स कि टू अर्न 100 रुपीज रेलवे स्पेंड्स 102 रुपीज। That means if operating ratio is 100 or above, that means railway is making loss. And railway is having high operating ratio, yet no one is discussing that. Over 100% in many years. रेलवे का फ्रेट ट्रैफिक जो है काफ़ी स्लो तरीके से ग्रो कर रहा है, इवन 2% का ग्रोथ हुआ है। नो वन इज टॉकिंग अबाउट दैट because the railway budget has been merged with union budget. Has it been, had it been segregated, so we would have been getting into each and every aspect of railway and its development. अब आप बोलेंगे कि सर रेलवेज को अलग से देखना क्यों जरूरी है, फिर तो रोडवेज का भी अलग से बनाओ, एयर एविएशन का भी बनाओ, बट दैट इज नॉट राइट। रेलवे इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट इज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मासेज, पुअर मासेज। तो रेलवे का अलग से फोकस होना चाहिए शायद से, ऐसा भी आर्गुमेंट रखा जा रहा है, क्योंकि रेलवे जो है वो मासेस का के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी भी। और रेलवे का अलग से बजट रखा जाएगा तो उसमें कितना ग्रोथ हो रहा है वो ठीक से समझ आएगा। तमाम जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं रेलवे से रिलेटेड, बुलेट ट्रेन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वो उनका डेडलाइन लगातार मिस हुए जा रहा है, बट नो वन केयर्स। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट बीइंग सेपरेटली डिस्कस्ड। साथ ही साथ जो पिछले एक साल में रेलवे से रिलेटेड एक्सीडेंट्स के केसेस बहुत देखने को मिले, और रेलवे एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हो सकता है वो हो सकता है कवच सिस्टम। और कवच सिस्टम का रोल आउट जो है वो हार्डली 2% ऑफ टोटल रेलवे रूट हुआ है अभी तक, और पिछले एक डेढ़ साल से कुछ भी उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, येट नो वन इज डिस्कसिंग दैट। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ मर्जर ऑफ रेलवे बजट विथ यूनियन बजट। तो एक बार मैं सिंप्लीफाई करके बता दूं, मर्जर करने से कैसा है कि यूनियन बजट और रेलवे बजट सिंक में चल रहे हैं, अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, क्लटरिंग नहीं हो रहा है कि रेलवे बजट अलग से सुनो पूरा दिन भर और यूनियन बजट अलग। बट मर्जर होने से रेलवे बजट और यूनियन बजट के मर्जर होने से रेलवेज का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, किस किस एरियाज में काफ़ी स्लो प्रोग्रेस है, वो ध्यान जनता का उस पर नहीं जा रहा है। मेनली कवच सिस्टम की बात की जाए, डिस्पाइट राइज इन cases of accidents, you see kavach system is not expanding at the expected rate. It is hardly covering 2% of Indian total railway route so far. कवच सिस्टम क्या होता है? सैटेलाइट बेस्ड एंटी कोलिजन सिस्टम। तो अगर एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन्स
एक दूसरे के सामने आने लगे, तो उस केस में सैटेलाइट बेस्ड ये एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम जिसका नाम है कवच, इट gets into action. And even if the drivers are not capable of stopping the train, the satellite based anti collision system, that is Kavach, will apply automatic brake and stop the trains. तो कवच सिस्टम का एक्सपांसन लार्ज स्केल पे जरूरी है। पैन रेलवे कवरेज जरूरी है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, बट उसका प्रोग्रेस काफ़ी स्लो चल रहा है एंड नो वन इज इवन टॉकिंग अबाउट दैट इज द कंसर्न एक्सप्रेस्ड इन दिस आर्टिकल। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Chandrayaan 3's landing region. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. मून मिशन के बारे में बात करते हैं। अलग अलग मून मिशन, जो मून के लिए अलग अलग मिशन भेजे हैं नासा ने और जो भी फ्यूचर में भेजने वाले हैं नासा, उनके बारे में देखते हैं। तो पहला है चंद्रयान 1 मिशन। इट वाज इंडियाज फर्स्ट मिशन टू मून। इसको साल 2008 में भेजा गया था और चंद्रयान 1 में दो चीज़ें थी। एक था मून ऑर्बिटर, यानी कि जो मिशन था उसको मून के अराउंड जाकर के ऑर्बिट करना था, और उसके अलावा एक था इम्पैक्टर। तो उस ऑर्बिटर से ही एक एंटिटी, एक पेलोड को निकल करके जाकर के मून के ऊपर इम्पैक्ट करना था, बस जाकर के उसको वहां पे कोलाइड करना था। इट हैड टू फॉल ऑन द मून सरफेस, दैट वाज इम्पैक्टर मिशन। तो चंद्रयान 1 वाज क्वाइट सक्सेसफुल। उसने कई सारे डेटा भी भेजे अर्थ के ऊपर। उस डेटा के बेसिस पे वी वर एबल टू इन्फर कि देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर ऑन मून। तो ये चंद्रयान 1 का सक्सेस था। चंद्रयान 2 2019 में भेजा गया। चंद्रयान 2 काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड था एज कम्पेयर टू चंद्रयान 1। चंद्रयान 2 के अंदर ऑर्बिटर तो था ही, साथ ही साथ एक लैंडर था। जिस लैंडर को लैंड करना था ऑन द साउथ पोल रीजन ऑफ मून, और उस लैंडर मिशन का नाम रखा गया था विक्रम। और विक्रम से ही कनेक्टेड था दूसरा पेलोड रोवर, जिसका नाम था प्रज्ञान। रोवर हैड टू मूव ऑन द मून सरफेस एंड गो टू द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द मून, दैट वाज द प्लान। बट इस लैंडर एंड रोवर को सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी था कि ये लैंडर सॉफ्ट तरीके से लैंड करे मून सरफेस पे, क्योंकि अगर हार्ड लैंडिंग हुई तो वहीं वो डिसफंक्शनल हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर मिशन तो सक्सेसफुली पहुंच गया मून के ऑर्बिट में, बट उसका जो लैंडर था विक्रम, वो साउथ पोल पे उसने लैंड तो किया लेकिन हार्ड लैंडिंग की, जिस कारण से वो कोलैप्स कर गया, जिस कारण से विक्रम एंड प्रज्ञान फेल्ड, दे रिमेन्ड डिसफंक्शनल। तो चंद्रयान 2 में ही जो कमियां रह गईं उसको पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए चंद्रयान 3 भेजा गया साल 2023 में, जिसमें मून के ऊपर लैंडर एंड ऑर्बिटर भेजा गया। लैंडर एंड रोवर भेजा गया, आई एम सो सॉरी। ऑर्बिटर तो चंद्रयान 2 में ही चला गया था सक्सेसफुली, तो ऑर्बिटर की जरूरत नहीं थी चंद्रयान 3 में। चंद्रयान 3 में लैंडर एंड रोवर भेजा गया, और चंद्रयान 3 के भी लैंडर एंड रोवर का भी वही नाम रखा गया जो चंद्रयान 2 का था, विक्रम एंड प्रज्ञान। एंड यू ऑल नो कि 23 अगस्त 2023 को इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इट सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड its lander mission Vikram on south pole of the moon, and that made India the first country to achieve soft landing of this lander on moon's south pole. और लैंडर के बाद जो प्रज्ञान रोवर इससे कनेक्टेड था वो भी इससे निकल करके आया एंड इट सक्सेसफुली मूव्ड ऑन द मून सरफेस। अब 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मून के ऊपर 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको याद रखने हैं। जो चंद्रयान 1 का इम्पैक्टर था, जो उसको जाकर के मून के ऊपर उसने कोलाइड किया, फॉल किया, उस इम्पैक्टर ने जहां पे मून सरफेस पे हिट किया, उस पॉइंट का नाम रखा गया जवाहर स्थल। चंद्रयान 2 का जहां पे विक्रम जाकर के लैंड किया, चंद्रयान 2 का तो इंटेंशन था कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करानी है, बट हो गई हार्ड लैंडिंग। बट चंद्रयान 2 का जहां विक्रम लैंड किया उसका नाम रखा गया तिरंगा पॉइंट, ये था ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। और चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंड किया एंड इट सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून सरफेस, इस पॉइंट का नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। तो 3 पॉइंट है मून सरफेस के ऊपर, जवाहर स्थल, तिरंगा पॉइंट एंड शिव शक्ति पॉइंट। जवाहर स्थल जहां पे चंद्रयान 1 का इम्पैक्टर था, तिरंगा पॉइंट जहां पे विक्रम ऑफ चंद्रयान 2 ने कोलाइड किया मून सरफेस के साथ ऑन द साउथ पोल, एंड शिव शक्ति पॉइंट चंद्रयान 3 का जो सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ था उसके विक्रम लैंडर का,
ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। उस पॉइंट का नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। ये शिव शक्ति पॉइंट से ही रिलेटेड ये न्यूज है। ये जो शिव शक्ति पॉइंट है, यहाँ पे अब लैंडर विक्रम भी है और इसके आसपास में प्रज्ञान रोवर भी घूम रहा है। इसने काफ़ी ज़्यादा रोविंग की है, मूविंग की है। वहाँ से इन्होंने डेटा भेजा है अर्थ सरफेस पे, जिसकी मदद से शिव शक्ति पॉइंट के आसपास जो रॉक्स हैं मून सरफेस पे, उसके बारे में इसरो ने एनालिसिस की है। एंड नाउ इसरो हैज़ कंक्लूडेड कि द रॉक सैंपल नियर शिव शक्ति पॉइंट is as old as 3.7 billion years. So ये रॉक सैंपल उसी वक्त बने हैं लगभग जिस वक्त अर्थ के ऊपर लाइफ स्टार्टेड इन माइक्रोबियल फॉर्मेट। तो ये इतने पुराने रॉक हैं। तो जो डेटा भेज रहा है लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान, वो डेटा को अर्थ सरफेस पे इसरो की जो ऑफिस है या लैबोरेटरी है, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी PRL, वो डिकोड करके उसने ये डेटा दिया कि इट इज अबाउट 3.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड रॉक। अब क्या है कि मून सरफेस के ऊपर रॉक्स के बारे में और ज़्यादा समझने के लिए कि किस टाइम के रॉक्स हैं, कब बना है मून, इससे क्या है कि पूरा का पूरा हमारा सोलर सिस्टम कब बना है उसके बारे में भी समझ बढ़ेगी। साथ ही साथ ओवरऑल यूनिवर्स के क्रिएशन, ओरिजिन, बिग बैंग थ्योरी, इन सब के बारे में और हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। तो इसी कारण से मून के रॉक सरफेस के बारे में ज़्यादा हमारा साइंटिस्ट जानना चाहते हैं। तो चंद्रयान 4 जो इसरो ने प्लान किया है इन 2027, उसका लक्ष्य है टू ब्रिंग बैक रॉक सैंपल फ्रॉम मून सरफेस। तो अभी तो चंद्रयान 3 के डेटा को हम लोग डिकोड कर रहे हैं, इन्फ्रेंस वहां से ड्रॉ कर रहे हैं। चंद्रयान 4 विल एम टू ब्रिंग बैक रॉक सैंपल फ्रॉम द मून सरफेस। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हाल फिलहाल में जो यूनियन बजट रखा गया है 2025-26 वाला, इसमें भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए 500 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया जाएगा फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स एंड इट विल बी मेड एन ऑटोनोमस मिशन। तो थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि इस साल न्यूज में है, प्रीलिम्स में प्रश्न आ सकता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हैज बीन लॉन्च्ड दिस ईयर as a result of budgetary announcement. No. National Mission on Manuscript was launched in 2003 only, 2003 only, by Ministry of Tourism and Culture. इसको काम दिया गया, इस मिशन के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया कि कंजर्व करेंगे द वास्ट मैन्युस्क्रिप्ट वेल्थ ऑफ इंडिया। जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इन डिफरेंट स्क्रिप्चर्स फॉर्मेट में, उनको कंजर्व करेंगे, डिजिटलाइज करेंगे। तो नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट 2003 में ही लॉन्च किया गया था। इसको फिर अटैच कर दिया गया इस मिशन को अंदर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। तो इसका मतलब नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट बिकेम अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट फॉर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। लेकिन अब भारत सरकार ने यूनियन बजट 2025-26 में अनाउंस करके फिर से नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया है। उसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे नेक्स्ट 6 ईयर्स। दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। सो इट विल नो लॉन्गर फंक्शन एज जस्ट अ प्रोजेक्ट अंडर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स, इसका लक्ष्य क्या होगा? तो जो भी इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको डिजिटलाइज करेगा, कंजर्व करेगा। अभी तक तो ये करता ही आ रहा था, लेकिन अभी तक 3 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स को इसने डिजिटलाइज और कंजर्व किया है। अब लक्ष्य है आफ्टर दिस रिसेंट अनाउंसमेंट कि हम लगभग 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटलाइज करेंगे और कंजर्व करेंगे नेक्स्ट 6 ईयर्स आफ्टर दिस न्यू बजटरी अलोकेशन। डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी, सर्वे की जाएगी, नए नए मैन्युस्क्रिप्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा ताकि भारत के कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा डीपेन किया जा सके। एंड फॉर दिस रीजन द नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट के अंतर्गत कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज एंड लाइब्रेरीज विल बी प्रोमोटेड। टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, इससे रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं। जेनेवा कन्वेंशन में दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल refugees वर्ल्ड वाइड विदाउट एनी जोग्राफिकल और टाइम बेस्ड लिमिटेशन। दोज कंट्रीज आर नॉट सिग्नेटरी, उनके ऊपर ये कैसे ही अप्लाई होगा? एंड इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन और प्रोटोकॉल। सो सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। यहाँ पे अगेन दोनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं। यहाँ पे ये ओनली के कारण दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।